Hi. First of all, a big thank you for 500 plus subscriber in just 2 days and also thanks for encouraging us. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16, 17, 18 को विस्तार से। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है, अर्थात सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमने देखा आर्टिकल 14 में जो समता है वो व्यक्तियों के लिए है। आर्टिकल 15 ये भारत के नागरिक के लिए है। आर्टिकल 16 ये भारत के नागरिक के लिए है, ये व्यक्तियों के लिए नहीं है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को लोक नियोजन में अवसर की समानता है तो फिर ये सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान क्या है, इसे हम इस नजरिए से देखते हैं कि आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या उसकी नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी आर्टिकल 16(1) का जो पार्ट है या 16(1) जो पार्ट है ये नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। आर्टिकल 16(2) में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, लिंग या उद्भव या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक को ना तो अयोग्य समझा जाएगा और ना ही उसके साथ भेद किया जाएगा। यानी 16(2) ये भी भेद न करने के पक्ष में ही, लेकिन आर्टिकल 16(3), 16(4) और 16(5) ये जो इसके सब आर्टिकल 16 के जो सब कॉज हैं इसको हम अपवाद स्वरूप रखते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोविजन के अतिरिक्त कुछ हमारे पास ऐसे प्रोविजन हैं जो आर्टिकल 16 के हमें विरुद्ध दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो 16 के विरुद्ध नहीं है। यानी उनको हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। इसके अगर हम पार्ट करते ABCD करके तो इसके ए पार्ट में है कि राज्य या संसद किसी वर्ग के लिए कानून बनाकर, किसी वर्ग या वर्गों के लिए कानून बनाकर उसके नियोजन में यानी सरकारी सेवाओं के नियोजन के संबंध में निवास विषयक प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद या राज्य जब कोई कानून बनाता है या गवर्निंग बॉडीज कोई कानून बनाता है तो उसमें यह प्रावधान डाल सकता है कि जिस राज्य की सेवाओं के लिए अवसर आमंत्रित किए जाते हैं या अवसर प्रदान किए जाते हैं उस राज्य का वह निवासी होना चाहिए जो उस अवसर को प्राप्त करना चाहता है। आपने देखा होगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, बिहार या इस प्रकार की जो न्यूज़ें आती हैं, इस न्यूज़ में हम क्या देखते हैं कि जब राज्य सेवाओं के लिए हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो हमसे निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं, और जब केंद्रीय व्यवस्थाओं के लिए हम एप्लीकेबल होते हैं तो वो हमें
किसी भी प्रकार का कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं, इस आधार पे कि आपकी नियुक्ति इस निवास से होगी। हाँ, प्रारंभिक चरण में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आंध्र प्रदेश के संबंध में संघीय सेवाओं में एक प्रोविजन लाया गया था जिसे समाप्त कर दिया गया। केवल आंध्र प्रदेश के संबंध में यह रखा गया है आर्टिकल 371D के तहत। अगर हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की, तो पिछड़े नागरिकों के लिए, यानी पिछड़े नागरिकों के लिए सरकार लोक नियोजन के संबंध में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर उनके लिए पद आरक्षित कर सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी वैकेंसी निकलती बैकलॉग की। बैकलॉग की वैकेंसी का मतलब है कि जिन आरक्षित पदों पे सीटें फुलफिल नहीं हो पाई थी और उन्हें कलेक्शन करके इकट्ठा करके और फिर एक बैकलॉग निकाल देते हैं केवल एससी के लिए, केवल एसटी के लिए या केवल ओबीसी के लिए। मतलब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए इस प्रकार का प्रोविजन लाती है। इसके बाद इसका सी पार्ट जो है वो एससी एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की व्यवस्था करता है, यानी एससी और एसटी के प्रमोशन की व्यवस्था करता है। यह प्रोविजन बाद में जोड़ा गया। इंदिरा साइनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत, एक निर्णय के तहत इसे वैध माना था, तो फिर ये प्रोविजन जोड़ दिया गया। आई थिंक 1995 के आसपास ये प्रोविजन जोड़ा गया था। डी पार्ट इसका कहता है राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के लिए, यानी उसके क्रियाकलाप के लिए जो मैनेजमेंट बनता है, उस मैनेजमेंट में नियुक्ति के संबंध में उसी कम्युनिटी के व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में भी कानून बना सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई कम्युनिटी या कोई ऐसी संस्था किसी खास कम्युनिटी को फोकस करती है, तो उसके प्रबंधन में उसी कम्युनिटी की नियुक्ति की जा सकती है। इस संबंध में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं स्कूल प्रबंधन की, जो किसी खास कम्युनिटी के लिए चलते हैं, किसी खास भाषा के लिए चलते हैं, किसी खास एजुकेशनल बॉडीज के लिए चलते हैं, उनमें जो नियुक्ति की जाती है वो अधिकांशतः उसी कम्युनिटी से की जाती है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस प्रकार की नियुक्ति के संबंध में धर्म, मूलवंश, लिंग या उद्भव के आधार पर भेद नहीं होगा। भेद के आधार जो हैं वो डिफर करेंगे, उससे अलग आधार होना चाहिए। इस आधार पर हम भेद नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 16 था। इस आर्टिकल 16 में हमने दो चीजों को समझा है। एक चीज तो हमने समझी है कि इसके प्रारंभ के जो दो सब पार्ट थे, ये लोक नियोजन के समानता की बात करते हैं, और इसके बाकी जो शेष 3 सब भाग थे ये लोक नियोजन के संबंध में कुछ हट के बात करते हैं, जो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसको हमें इसके विरोधी पक्ष के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके सपोर्ट में पढ़ना है और इसके सपोर्ट में समझना है। अब हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के संबंध में। आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत करने के संबंध में प्रावधान किया गया है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना। सबसे पहला सवाल ये उठता है
कि अनटचबिलिटी क्या है, किसको हम छुआछूत कह सकते हैं। दूसरा सवाल है कि अनटचबिलिटी के संबंध में पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को किसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। देखो आर्टिकल 35 के तहत तो पार्लियामेंट को अनटचबिलिटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसके पश्चात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके संबंध में कानून बनाए गए। यानी इस जो कानून बनाया गया उसे नाम दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उसमें डिफाइन किया गया कि अस्पृश्यता के तहत हम किस किस चीज को रख सकते हैं। एक तो सार्वजनिक पूजा स्थल, तालाब, कुएं या सार्वजनिक मनोरंजन केंद्र, ऐसे स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को अनटचबिलिटी के आधार पर नहीं रोका जा सकता है, यानी उसके प्रवेश को वर्जित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है छुआछूत के आधार पर SC ST का किसी प्रकार से अपमान नहीं किया जा सकता है। तीसरा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। जैसे अपन कहते हैं वो तो ऐसे ही हैं, उनका तो यही है। इस प्रकार के अपन कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए या जिससे किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाया जाए, वो अनटचबिलिटी के तहत आता है। ऐतिहासिक या दार्शनिक या अन्य स्थलों पर अनटचबिलिटी के आधार पर उन्हें नहीं रोका जा सकता है और किसी भी दुकान, होटल या मनोरंजन केंद्रों में उनके प्रवेश को वर्जित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में या किसी अन्य स्थान पर अनटचबिलिटी के आधार पर किसी को रोकना, ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कोई सेवा देने या माल बेचने या कोई दुकानदार या कोई प्रतिष्ठान अनटचबिलिटी के आधार पर सर्विस प्रोवाइड करवाने या माल बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। यहां देखने वाली बात यह है कि अगर इस प्रकार से कोई अपराध करता है तो यह दंडनीय अपराध माना गया। किसी भी रूप में अनटचबिलिटी को समाप्त करने के लिए कठोर कानून बनाए गए। अनटचबिलिटी का आधार बहुत बड़ा है। आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 17 को बहुत बड़े नजरिए से देखा जाता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। अनटचबिलिटी के तहत उनको भी रखा जा सकता है जो लोग किसी भी व्यक्ति को हीन भावना से देखते हैं या तुच्छ भावना से देखते हैं। गरीबी अमीरी के दरमियान, ऊंच नीच के दरमियान, अच्छे बुरे के दरमियान और भी कई ऐसे विकल्प हैं जहां जहां हीन भावना दिखाई देती है, उसको हम अनटचबिलिटी में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन हाल के कुछ निर्णयों के संबंध में भी इसकी व्याख्या करते समय हमें ध्यान में रखना होगा। न्यायालय के द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे निर्णय सुनाए जाते हैं जिन निर्णयों को हम परंपरागत रूप से देखकर और उस आधार पर हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जैसे हाल ही में एक निर्णय आया है कि यदि कोई व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत
केस में संलिप्त है और उस व्यक्ति को के अपराध करते समय यह जानकारी नहीं थी कि संबंधित व्यक्ति इस कम्युनिटी से है या इस आर्टिकल के या इस रूल के तहत आता है, तब ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक प्रवृत्ति का केस तो दर्ज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर SC/ST एक्ट या अनटचेबिलिटी संबंधी केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 को और भी हम कई रूपों में देख सकते हैं, कई आधारों में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत के संबंध में प्रावधान किया गया। उपाधि से अर्थ क्या है, किन उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि से यहां अर्थ उन उपाधियों से लिया जाता है जो उपाधियां भारत के नागरिकों के बीच अंतर पैदा करती हैं। जो उपाधियां भारत के नागरिकों में सामाजिक भेद, राजनीतिक भेद या किसी भी प्रकार के भेद में अंतर पैदा करती है। यहां पर उद्देश्य उन्हीं उपाधियों से है। उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्न प्रावधान किए गए। राज्य यानी गवर्निंग बॉडीज सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई और उपाधि नहीं देगा। शिक्षा संबंधी जो उपाधियां होती हैं वो उस प्रकार के टाइटलों में नहीं ली जाती हैं जो टाइटल राजाओं महाराजाओं के द्वारा लिए जाते थे या किसी व्यक्ति को राजाओं महाराजाओं के द्वारा दिए जाते थे। जैसे महाराज, राव, राजा, रणका, इस प्रकार के जो टाइटल लिए जाते थे भारी भरकम, कभी कभी इन टाइटलों का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि व्यक्ति को देवता स्वरूप मान लिया गया, अर्थात कि कॉमन मैन से वो व्यक्ति बहुत ऊपर दिखाई देने लगा। उस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन डॉक्टरेट की उपाधि, BA MA संबंधी या किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी उपाधियों के संबंध में इसे नहीं रखा गया है, क्योंकि ये उपाधियां नहीं बल्कि उस व्यक्ति की एबिलिटी होती है, उसकी कार्यशीलता का एक प्रमाण होता है। दूसरे संदर्भ में देखते हैं, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। अगर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है तो वह विदेशी राज्य से शिक्षा संबंधी या उस देश के जो नागरिक सम्मान है उनको वो ग्रहण कर सकता है। उसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ती है। कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में किसी लाभ के पद पर या भारत में किसी विश्वास के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी देश से या अपने देश से कोई सम्मान धारण नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्मान, शैक्षिक सम्मान, सेना मेडल या विशिष्ट सामाजिक सेवा सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आदि भारत के संदर्भ में इनको हम उपाधियों में नहीं रखते हैं। जैसे खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार,
या इस प्रकार के जो पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार खेल जगत के लिए दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, जो ये पुरस्कार सेना को दिए जाते हैं या सैनिकों को दिए जाते हैं, या शिक्षा संबंधी जो सम्मान दिए जाते हैं, इन सम्मानों को हम इस कैटेगरी के तहत नहीं रखते हैं, इन उपाधियों के तहत नहीं रखते हैं। इन उपाधियों के तहत हम केवल उन्हीं पुरस्कारों को रखते थे जो प्राचीन समय में या मध्यकाल में दिए जाते थे। ये पुरस्कार व्यक्ति की अपनी काबिलियत को डिनोट करते हैं, जबकि वो प्राचीन पुरस्कार सामाजिक भेद पैदा करते थे। इसके बाद चर्चा करेंगे आर्टिकल 19। तो इस वीडियो के साथ हमने राइट टू इक्वेलिटी के सभी आर्टिकल्स को विस्तृत रूप से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।